हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अलका गोयल और हम पढ़ रहे हैं संसदीय शासन प्रणाली पार्ट 2। आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में जाना, संसदीय शासन प्रणाली भारत में प्राचीन मतलब पहले से ही चली आ रही थी, ब्रिटिश काल से चली आ रही थी, इसलिए हमने इस व्यवस्था को अपनाया। हमारे जो अनुच्छेद इसके वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि किन किन अनुच्छेदों के तहत केंद्र में और राज्यों में ये व्यवस्था चल रही है। संसदीय व्यवस्था भारत में क्यों अपनाई गई, ये आप मेरे संसदीय शासन व्यवस्था के पार्ट फर्स्ट में पढ़ सकते हैं। और आज मैं संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं में सबसे पहले आपको बता रही हूँ सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। संसदीय शासन में जो कार्यपालिका है वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और ये इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं होती। क्या होता है, देखिए कि संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका है यानी जो सरकार है उसका निर्माण व्यवस्थापिका में से ही किया जाता है। उसके ही कुछ सदस्य व्यवस्थापिका में से लिए जाते हैं और वे सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे संसद के साथ में एक साथ उत्तरदायित्व रखते हैं। यदि संसद किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास करती है तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी एक साथ तैरते और एक साथ डूबते हैं, तो एक साथ पूरी सरकार चली जाती है। इसलिए मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री को बड़े ही ध्यानपूर्वक कार्य करना पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरी जो विशेषता है वो है नाममात्र और वास्तविक कार्यकारी अधिकारी, यानी नाममात्र और वास्तविक कार्यपालिका, यानी यहाँ पर दो प्रकार के अधिकारी होते हैं, एक होता है राष्ट्रपति और एक होता है प्रधानमंत्री। जो राष्ट्रपति होता है वो नाममात्र का अध्यक्ष होता है, क्योंकि यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था में एक व्यक्ति को सबसे ऊपर होना आवश्यक है। जैसे कि ब्रिटेन में राजा है, लेकिन हम चूंकि राजतंत्र नहीं चाहते थे इसलिए हमने राष्ट्रपति को हम लेकर के आए। तो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति है जो कि प्रधान है, लेकिन वो देश का प्रधान है, शासन का प्रधान नहीं है, यानी उसमें शक्तियां नहीं है उसके पास। जबकि जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक कार्यकारी अधिकारी है, यानी वो शक्तियों का प्रधान है, वो काफी शक्ति संपन्न होता है। आगे की वीडियोस में स्टूडेंट्स मैं जब आपको कार्यपालिका का अध्ययन कराऊंगी तो उस समय आपको प्रधानमंत्री की शक्तियों से भी अवगत कराऊंगी और राष्ट्रपति की शक्तियों से भी अवगत कराऊंगी। जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री उसका एक तरह से सलाहकार होता है यहाँ पर। लेकिन ये केवल देखने वाली बात है, दिखाना मतलब दिखावे के रूप में हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ही सरकार का वास्तविक मुखिया होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, जो 74 अनुच्छेद है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है कि वह राष्ट्रपति को उसके कर्तव्यों के पालना में सहायता प्रदान करे, उसे सलाह दे और राष्ट्रपति इस सलाह को माने। हालांकि ऐसा भी बाध्यकारी नहीं है राष्ट्रपति के लिए, लेकिन वह सलाह को मानता है। तो जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है वह मुख्य किस रूप में है कि वह राष्ट्रपति को अपने अनुसार चलाते हैं, उसे सलाह देते हैं। हालांकि वह नाममात्र का शासक है, उसे स्वयं अपने अनुसार कार्य करने का अधिकार नहीं है, अपितु प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो उससे कहता है उसके अनुसार वह कार्य करते हैं। यानी वास्तविक जो अधिकारी है वो प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति नाममात्र का अधिकारी है। तीसरी चीज आती है विधायिका और कार्यकारी शक्ति के बीच घनिष्ठ संबंध, यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण किया जाता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यानी जो प्रधानमंत्री मंत्री हैं संसद के सदस्य होते हैं और वे एक सांसद और एक मंत्री दोनों ही होते हैं और विधायिका का हिस्सा होते हैं और साथ ही वे कार्यपालिका का भी हिस्सा होते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। उत्तरदायी किस रूप में होती है ये मैं पुनः आपको बताती हूँ कि यदि
संसद सदस्य चाहें तो मंत्रियों से विभिन्न प्रश्न पूछ सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव रख सकते हैं, निंदा प्रस्ताव रख सकते हैं, सरकार को गिरा सकते हैं। तो आपस में इनमें घनिष्ठ संबंध होता है। साथ ही जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वह भी लोकसभा का विघटन करवा सकते हैं। ये आगे आपके लिए पॉइंट बताती हूँ मैं अभी। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, प्रधानमंत्री एक प्रमुख भूमिका निभाता है क्योंकि वह देश का शासकीय प्रधान होता है, मंत्रिपरिषद का नेता होता है, संसद का नेता होता है, सत्ताधारी दल का नेता होता है और जो इसके विचार होते हैं, सरकार का संचालन मुख्य रूप से उसी आधार पर किया जाता है। लोकसभा का विघटन ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि ये दोनों आपस में आश्रित होते हैं। प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है और प्रधानमंत्री ये कह सकता है कि वह कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही नया चुनाव करा लें, मतलब इसको भंग करके नया चुनाव करा लें। और इस प्रकार से जो कार्यपालिका है उसको लोकसभा को भंग करने का अधिकार है क्योंकि राज्यसभा तो स्थायी सदन है और लोकसभा के मेंबर्स को अधिकार है कि वह प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर दे अपने विभिन्न प्रस्ताव, विशेष रूप से अविश्वास प्रस्ताव के जरिए। तो यहाँ पर दोनों के बीच में काफी कुछ घनिष्ठ संबंध रहता है। इसके अलावा दोहरी सदस्यता, ये पहले भी अभी आ चुका है कि मंत्रिमंडल और व्यवस्थापिका दोनों के ही सदस्य होते हैं मंत्रिमंडल के सदस्य, क्योंकि व्यवस्थापिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। सारे सदस्य नहीं, कुछ सदस्य लिए जाते हैं और इनका जो चयन होता है वो प्रधानमंत्री विभिन्न वर्गों में से, विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर, विभिन्न हितों के आधार पर करता है, उन सदस्यों की योग्यता के आधार पर करता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह मंत्री नहीं बन सकता और यदि कोई व्यक्ति जो कि संसद का सदस्य नहीं है, यदि उसे मंत्री बना भी दिया गया है तो उसे कहीं ना कहीं से मंत्री बनना पड़ता है 6 महीने के अंतर्गत। यानी कोई व्यक्ति 6 महीने तक बिना संसद का सदस्य हुए भी मंत्री रह सकता है। इसके अलावा अनन्योआश्रित संबंध, यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये स्टूडेंट एक तरह से रिपीट हो रहा है ये वाला जो बिंदु है, क्योंकि व्यवस्थापिका भी कार्यपालिका पर निर्भर रहती है और कार्यपालिका भी निर्भर रहती है। कैसे? संसद अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, यानी कि सरकार यदि बहुमत में नहीं है या है, इस बात को चेक करने के लिए वो प्रस्ताव लाती है। यदि बहुमत में नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है और सरकार गिर जाती है। और यदि ये चाहे कार्यपालिका कि लोकसभा भंग हो जाए तो प्रधानमंत्री के पास ये शक्ति होती है कि वह राष्ट्रपति को ये सिफारिश करे कि आप लोकसभा को भंग कर दें। और लोकसभा को भंग होने का मतलब है दोबारा चुनाव होना, और कभी भी लोकसभा के सदस्य ये नहीं चाहते कि दोबारा चुनाव हो, इसलिए वो प्राय ऐसी स्थिति नहीं आने देते हैं कि प्रधानमंत्री उनसे रुष्ट हो जाए। इसलिए जहाँ तक होता है दोनों आपस में सामंजस्य रखते हुए संबंधों को बनाए रखते हैं और अक्सर जो कार्यकाल होता है 5 साल का वो पूरा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि चुनाव होने का मतलब ये होता है कि आवश्यक नहीं कि जो सदस्य एक बार चुनकर के आ गया वो दोबारा से चुनकर आए। दूसरी बात, चुनावों में बहुत खर्चा होता है, ये भी एक कारण है, और आगे आने वाली सरकार किसकी आएगी ये भी कुछ पता नहीं रहता। इसलिए दोनों ही एक दूसरे से संबंध बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा बहुमत दल का शासन होता है यहाँ पर, यानी जो प्रधानमंत्री होता है वो प्राय बहुमत दल का होता है और बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो भी ज्यादातर सब एक ही राजनीतिक दल के होते हैं। कई बार कुछ सदस्य दूसरे दल के भी ले लिए जाते हैं, लेकिन कोशिश ये की जाती है कि एक ही विचारधारा के व्यक्ति रहें, क्योंकि एक विचारधारा के रहने से किसी प्रकार का गतिरोध पैदा नहीं होता है। लेकिन जहां गठबंधन की सरकार आ जाती है वहां पर मंत्री सर्वसम्मति के लिए बाध्य होते हैं
और क्योंकि वहाँ पर एक साथ कई विचारधारा आ जाती हैं, जैसे हम उदाहरण स्वरूप कह सकते हैं कि वर्तमान में तो मोदी सरकार का शासन चल रहा है, तो वो बहुत ही स्मूथली चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, बहुमत का शासन है। यदि इंडिया गठबंधन आता है बाई चांस, क्योंकि गठबंधन इन्होंने बना रखा है कई सारे विपक्षी सदस्यों ने, यदि ये गठबंधन आता है तो ऐसी स्थिति में गठबंधन सरकार का चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है या सर्वसम्मति बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी विचारधारा, बहुत सारे जो है हित काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में संसदीय सरकार का चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्राय बहुमत दल का शासन जो होता है, एक ही दल का शासन, वो बहुत अच्छी तरह से चलता है और उसमें विपक्ष भी मजबूत रहता है। विपक्ष भी एक इसकी ये भी विशेषता है कि विपक्ष जो है वो अपनी तरीके से इसको नियंत्रित करता रहता है, विभिन्न प्रश्न पूछता रहता है, जिससे कि सरकार कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाती है। इसके अलावा संसदीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था जिसका केंद्र की संसद है, या हम ये कहें कि व्यवस्थापिका अपनी नीति और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। जनता संसद को चुनती है, विशेष रूप से जो लोकसभा है उसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और बहुमत दल प्राप्त जो व्यक्ति बहुमत दल प्राप्त होता है उसकी सरकार बनती है, और उसका जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की भूमिका रहती है, यानी सरकार होती है। संसदीय सरकार का जनक ब्रिटेन को माना जाता है, और वर्तमान में ये पद्धति बहुत सारे देशों यानी ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत, इन सब में प्रचलित है। स्टूडेंट, ये जो इसकी विशेषताएं, ये शॉर्ट में कुछ विशेषता हैं संसदीय शासन की, कि संसद इसका केंद्र है और ये उत्तरदायी सरकार है। तो आशा करती हूँ स्टूडेंट आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें 2 विशेषता पूछ ली जाती हैं, या किसी एक विशेषता का वर्णन पूछ लिया जाता है, या आपके यदि कोई डिग्री एग्जाम है तो वहाँ पर भी सारी विशेषता भी एक साथ पूछी जा सकती हैं। एक विशेषता के बारे में पूछा जा सकता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है, या फिर प्रधानमंत्री का नेतृत्व किसे कहते हैं, या विधायिका कार्यपालिका के घनिष्ठ संबंध किसे कहते हैं, या संसदीय शासन व्यवस्था क्या है। तो स्टूडेंट, आप मेरे वीडियोस को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब इसमें मिलेंगे, और निश्चित रूप से ही आप विभिन्न एग्जाम्स में सफलता हासिल करेंगे। धन्यवाद, और मिलते हैं इसके 3rd पार्ट में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी संसदीय शासन व्यवस्था के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, जिसके कारण संसदीय शासन व्यवस्था जहां प्रशंसा की पात्र भी रही है और कई बार इसकी आलोचना भी हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।